यहां हम बताए आपसे प्यारे बच्चों हिंद चीन के बारे में। किसके बारे में? जो हिंद चीन है, यह हिंद चीन 3 देशों का सम्मिलित रूप है। कितने देशों का? कितने देशों का? कौन? वियतनाम, लाओस और किसके अंतर्गत आता है? ये हिंद चीन के अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो आपसे पूछा जाए कि हिंद चीन से आप क्या समझते हैं या हिंद चीन क्या है, तो हिंद चीन 3 देशों का सम्मिलित रूप है। कितने देशों का? हिंद चीन जो है वह 3 देशों का सम्मिलित रूप है, जिसमें लाओस, वियतनाम और कौन सी? जिसमें लाओस, वियतनाम और कौन सी? कंबोडिया आता है। और ये हिंद चीन का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, कौन सी की बात? क्षेत्रफल की बात करें तो यह इसका क्षेत्रफल लगभग 3 लाख, कितने लाख? 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। लगभग कितने लाख? किसका क्षेत्रफल? और इसका आपको किताब में दिया है या 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर ये जो है आपका हिंद चीन का कौन सी है? क्षेत्रफल। आपका हिंद चीन का कौन सी है? तो आप समझ गए कि हिंद चीन का क्षेत्रफल 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर या लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर। और हिंद चीन कितने देशों का सम्मिलित रूप है? कितने देशों का? 3 देशों का। कितने देश का? 3 देश। अब यहां एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि आखिर 3 देशों के सम्मिलित रूप का नाम हिंद चीन क्यों पड़ा? आखिर 3 देश का जो सम्मिलित रूप है वह सम्मिलित रूप को 3 गो देश को मिला करके नाम हिंद चीन क्यों पड़ा, इस बारे में हम देखेंगे कि इसका नाम हिंद चीन क्यों पड़ा। पहले आप देखिएगा, ये 1 नंबर जो है आप वियतनाम को लीजिए। किसको? वियतनाम को लीजिए। जब वियतनाम को लीजिएगा तो इसकी आकृति समझिए ऐसे है, और यहां पर क्या है? लाओस। यहां पर क्या है? कंबोडिया। और ये पूरा क्या है? वियतनाम। वियतनाम 2 क्षेत्रों में बटा था। कितने क्षेत्रों में? वियतनाम कितने क्षेत्रों में बटा था? एक था अन्नाम, एक था, दूसरा था तोकिंग। एक था कौन सी? अन्नाम, और दूसरा था तोकिंग। अब यहां एक चीज समझिएगा, ये जो वियतनाम था, ये वियतनाम प्यारे बच्चों इसका कई क्षेत्रों में बटा था? 2 गो क्षेत्र में बटा था। पहला क्षेत्र का नाम था अन्नाम। क्या नाम था? अन्नाम। दूसरा का क्षेत्र का नाम था तोकिंग। क्या नाम था? तोकिंग। ये अन्नाम और तोकिंग कहां का क्षेत्र था? कहां का क्षेत्र था? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यही ना बताने वाले हैं कि आखिर 3 गो देश को मिलाया गया तो इसका नाम हिंद चीन क्यों पड़ा? इसका नाम हिंद चीन क्यों पड़ा, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो वियतनाम कितने क्षेत्रों में बटा था? पहिलका का नाम, दूसरका का नाम। अब ये अन्नाम और तोकिंग का में जो राजा हुआ करते थे, क्या? तो ये जो राजा हुआ करते थे यानी वियतनाम, ऐसे समझिए ये चीन के कब्जा में था। चीन के कब्जा में था। और चीन बहुत चालाक देश है। ये चीन जो है बहुत चालाक देश है। कैसे? तो अन्नाम और तोकिंग में जब राज साम्राज्य हुआ करता था यानी राजा महाराजा का दौर चलता था, उस समय की बात है जब वियतनाम 2 क्षेत्रों में बटा था, अन्नाम और तोकिंग। यहां पर जब राजा हुआ करते थे तो हुआ कौन सी था? ये चीन के कब्जा में था। लेकिन जैसे चीन से ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई व्यक्ति अन्नाम और तोकिंग का राजा बन जाता था, अन्नाम और तोकिंग का राजा बन जाता था, तो ये चीन जो है यहां दोनों जगहों से अपनी आधिपत्य, अपना अधिकार को खत्म करके घरे आ जाता था। यानी कुछ नहीं बोलता था, वह स्वतंत्र लोग रहते थे, राजा के कब्जा में लोग रहते थे। कब? जब चीन से ज्यादा शक्तिशाली, पावरफुल यहां पर कोई व्यक्ति राज को संभालने लगता था तो ये चीन क्या करता था? पीछे हट जाता था। और जैसे यहां पर साम्राज्य, राजतंत्र जो था, वहां के राजा कमजोर पड़ जाते थे, चीन तुरंत जाकर के हमला करता था और अपने हाथ में लेकर के वहां की जनता को चलाता था। कौन?
कौन? हिंद। यानी हम क्या बताए कि यानी ऐसे समझिए कि प्रत्यक्ष रूप भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप, दोनों रूप से। जब ये चीन जो है, जब शक्तिशाली सब राजा यहां पर आ जाते थे तो अप्रत्यक्ष रूप से पूरे वियतनाम पर नजर रखता था। कौन? आज जब यहां पर राजा शक्तिशाली नहीं होते थे, कमजोर वर्ग के आदमी राजा बन जाते थे, यानी इससे पावरफुल नहीं होते थे, तब चीन जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जा करके वहां पर अपना राज करता था। कौन? यानी आप समझ गए कि 3 देशों में एक देश पर किसका कब्जा? यह प्रत्यक्ष रूप भी है और अप्रत्यक्ष रूप है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब जब राजतंत्र वहां का कमजोर पड़ता था, चीन जा करके वहां पर क्या करता था, और जैसे वहां का राजा मजबूत होते थे, स्ट्रांग होते थे, प्यारे बच्चों, वह बैक कर जाता था। कौन? इस प्रकार ये पूरे वियतनाम को अपने कब्जा में लेकर के बैठा था। कौन? बात आ गई लाओस और कंबोडिया की, बात आ गई लाओस और कंबोडिया की। इस चीज को हम लोग देखेंगे कि लाओस और कंबोडिया में क्या होता था। तो ये जो लाओस है, लाओस और कौन सी? कंबोडिया, कंबोडिया। तो लाओस और कंबोडिया की बात करें, ये दोनों एक साथ था। कैसे? तो यहां पर एक साम्राज्य था जिसका नाम था कंबुज, कंबुज राज्य। कौन राज्य? और ये कंबुज राज्य का जो राजा थे, राजा सूर्यवर्मन, सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय कहां के राजा थे? कंबुज राज्य के। कहां के राजा थे? कंबुज राज्य के। अब ये जो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय साहब जो थे, ये भारतीय वंश के थे, भारतीय वंश के थे। किस वंश के थे? भारतीय। यानी ऐसे समझिए कि भारत की जितनी भी सांस्कृतिक है, भारत का जो भी रहन सहन है, बोलचाल है, यहाँ की जितनी भी सांस्कृतिक है, वही संस्कृति को ये राजा साहब फॉलो करते थे। और इनके देखा देखी कंबुज राज्य के लोग जो थे, ये भारतीय संस्कृति को फॉलो करते थे। और इनके देखा देखी लाओस और कंबोडिया में ऐसे समझिए कि भारत के संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग रहते थे। कहां के फॉलो करने वाले? भारत के संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग लाओस और कंबोडिया में रहते थे, क्योंकि राजा सूर्यवर्मन जो द्वितीय थे, इन्होंने कंबुज राज्य का क्या किए थे? राजा थे। कंबुज राज्य का क्या थे? राजा थे। कौन राजा थे? सूर्यवर्मा द्वितीय ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। कहां के राजा थे? कंबुज राज्य के। कौन राज्य के? कंबुज। और ये कंबुज जो राज्य था, ये भारतीय संस्कृति का केंद्र था। संस्कृति का कौन सी था? केंद्र था। मतलब यहां पर ज्यादातर लोग भारतीय संस्कृति को मानने वाले रहते थे। कहां पर? कंबुज में। कहां पर? और वहां के राजा कौन थे? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कौन थे? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अब यहां पर क्या हुआ था? 12वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में यही राजा सूर्यवर्मन द्वितीय जो थे, यही राजा इन्होंने कंबोडिया में, कहा? कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर का, कौन सी? मंदिर का स्थापना कराए थे, चाहे निर्माण कराए थे। क्या कराए थे? निर्माण कराए थे। कौन? कहां पर? तो आपसे पूछा जाता है कि अंकोरवाट का मंदिर कहां पर है प्यारे बच्चों? कहां पर है? अब यहां 2 चीज हम सीखेंगे। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय किस राज्य के राजा थे? भारतीय संस्कृति का केंद्र कौन था? भारतीय संस्कृति का केंद्र कौन था? वियतनाम पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा किसका था? किसका कब्जा था? और ये 2 देशों पर, यानी भारतीय संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग हैं और एक पर चीन को फॉलो करने वाले लोग हैं। प्यारे बच्चों बताओ, हिंद और कौन? हिंद। और हिंद का तात्पर्य यह हुआ भारत, और चीन का तात्पर्य चीन देश।
इसलिए ये तीनों देश को मिलाकर के हिंद चीन नाम रख दिया गया। क्या है कि एक भाग पर चीन का कब्जा था और एक भाग पर भारत का कब्जा नहीं था। भारत के संस्कृति को मानने वाले लोग रहते थे, यानी जब भारत के संस्कृति को मानने वाले लोग रहते थे तो समझिए कि वह भारत को ही फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे? भारत को। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बोलिए, कोई दिक्कत? आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि हिंद चीन का नाम हिंद चीन क्यों पड़ा, बता सकते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि हिंद चीन क्या है, हिंद चीन किसे कहते हैं, या हिंद चीन से आप क्या समझते हैं? बोलो, बता दीजिएगा। बोलो। कंबुज राज्य का राजा कौन थे? किस शताब्दी में अंकोरवाट? 12वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में अंकोरवाट मंदिर का स्थापना कराया गया था? किस शताब्दी में? अब देखिएगा, बात आ गई जब 16वीं शताब्दी की बारी आई। कौन सी शताब्दी? 16वीं शताब्दी की बारी आई। शताब्दी की कौन सी आई? बारी आई। उसके बाद यह कंबुज जो राज्य था इसका पतन हो गया। क्या हो गया? तो कंबुज साम्राज्य या कंबुज राज्य का पतन किस शताब्दी में हुआ? किस शताब्दी में हुआ? ऐसे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया अच्छे ढंगों या बुरे तरीके से अपना जीवन यापन वहां के लोग कर रहे थे, लेकिन यहां बात तब बिगड़ गई जब फ्रांस वाला ने यहां पर एंट्री मारना शुरू कर दिया। कौन? फ्रांस। यानी ऐसे राजा राजा वाला जो खेल हो रहा था ये पूरे कहां पर? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया में हो रहा था। कभी चीन जा रहा था, कभी चीन आ रहा था, अपना आधिपत्य वहां पर बनाए रखा था। कौन? कौन हो? चीन। तो इस प्रकार से हिंद चीन का नाम हिंद चीन पड़ा, क्योंकि एक भाग पर चीन का कब्जा और दूसरे भाग पर भारत के संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग रहा करते थे। बताओ प्यारे बच्चों, इस प्रकार उसका नाम क्या पड़ा? समझ में आ गई पूरी बातें कि उसका क्षेत्रफल कितना है? हिंद चीन का क्षेत्रफल बोलो। हिंद चीन में कितने देश आते हैं? कितने देश आएंगे? कौन कौन? वियतनाम कितने क्षेत्रों में बटा था? कौन कौन? अन्नाम, और उस पर किसका कब्जा था? किसका कब्जा था? ओ, समझ गए ना कि जैसे वहां कमजोर राजा आते थे तो चीन पहुंच जाता था, और जैसे दबंग राजा आते थे हट जाता था। बोलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब हम देखेंगे कि यह वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और कौन सी? कंबोडिया, यहां की जो बात है, यहां पर फ्रांस कैसे पहुंचा? फ्रांस कैसे पहुंचा? यानी वह सुंदर तरीका से वहां के लोग अपना जीवन यापन कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब आई फ्रांस की बारी। तो फ्रांस ने हिंद चीन में कैसे पहुंचा? हिंद चीन में कैसे पहुंचा? हिंद चीन में कैसे पहुंचा? इसको समझिएगा। जब बारी आई वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1498 ईस्वी में जब भारत का खोज किया था, जलमार्ग का खोज किया था, कौन? वास्को डी गामा भारत पहुंचा, यहां से मसालों की खेती करना शुरू किया। उसके बाद पुर्तगालियों ने वास्को डी गामा का देखा देखी, वो भी सब बिजनेस व्यापार करने के चक्कर में इधर उधर भटकने लगा, जाने लगा। उस पुर्तगाल के देखा देखी स्पेन वाला, डच वाला भी दूसरे देशों में जाने लगा। क्या करने लगा? जाने लगा, पैसा कमाने के उद्देश्य से। कौन सी कमाने के उद्देश्य से? यानी इस प्रकार से अगर आपको हम बताएं तो 1498 के बाद वैसा ही देखा देखी करके फ्रांस भी पहुंच गया। कौन पहुंच गया? फ्रांस। तो फ्रांस सब कहां पर आया था? भारत में आया था। कहां पर आया था? भारत में। लेकिन फ्रांस से पहले भारत में इंग्लैंड आ गया था। कौन आ गया था? फ्रांस से पहले भारत में कौन आ गया था? इंग्लैंड।
और इंग्लैंड के आ जाने के बाद ये इंग्लैंड यहाँ पर अपना कुछ वर्चस्व को कायम कर लिया था, यहाँ पर इसकी शक्ति मजबूत हो गई थी, यहाँ अपना हक जमा लिया था और फ्रांस को यहाँ पर टिकने नहीं दिया। फ्रांस को लगा कि हम झूठ मूठ के भारत में जो समय बर्बाद करेंगे पैसा कमाने के लिए, यहाँ पर इंग्लैंड वाला ने वही अमेरिका वाला घटना करेगा और सप्तवर्षीय युद्ध के द्वारा बाहर कर देगा। तो फिर फ्रांस वाला क्या किया, फ्रांस ने वहां से हट करके पूर्वोत्तर देशों में चल दिया और पूर्वोत्तर देश में जाते जाते वह पहुंच गया हिंद चीन में। कहां पहुंच गया? यानी 1783 की बारी आई। 1783 में कब हो? 1783 में ये जो फ्रांस देश था प्यारे बच्चों, 1783 में जो फ्रांस देश था वो तोकिंग में आकर पहुंच गया। कहां पर आकर पहुंच गया? तोकिंग में आकर पहुंच गया। अब तोकिंग कहां है प्यारे बच्चों? वियतनाम में है। अरे बात बुझा रहा है? हम क्या बोले कि इसी फ्रांस जो है भारत में आकर पहुंच गया था, उससे पहले इंग्लैंड वाला आकर के अपना वर्चस्व को कायम कर लिया था। फ्रांस वालों को लगने लगा कि हम यहां पर रहेंगे, अपना समय को बर्बाद करेंगे, हमें ना मुनाफा होगा, काहे कि इंग्लैंड वाला पहले से अपना वर्चस्व कायम कर लिया है, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और पूर्वोत्तर देशों में चल पड़ा। पूर्वोत्तर देशों में जाते जाते 1783 ईस्वी में फ्रांस ने कहां पहुंच गया? कहां पहुंच गया? तोकिंग में पहुंच गया प्यारे बच्चों। जैसे फ्रांस ने तोकिंग में पहुंच गया तो तोकिंग उस समय किसके कब्जा में था? चीन के कब्जा में था। किसके कब्जा में था प्यारे बच्चों? चीन ने कुछ इसका मतभेद हुआ होगा, लेकिन बाद में ये चीन का जो साम्राज्य थे, चीन का जो राजा थे वह फ्रांस से मिल गए। क्या हो गए? और ये दोनों मिल करके कुछ लालच की वजह से दोनों आपस में मिल करके वहां के लोगों को, वहां के किसानों को, वहां के मजदूरों को इस प्रकार से तंग किए जाने लगा कि वहां के लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों? अब समझिएगा। जैसे एंट्री फ्रांस का वियतनाम के तोकिंग में हुआ प्यारे बच्चों, कहां पर हुआ? फोकस करो, बहुत अच्छी कहानी है। जैसे फ्रांस की एंट्री वियतनाम के तोकिंग क्षेत्र में हुआ, तोकिंग पर गया, चीन से मिलजुल कर अपना दोनों ने साम्राज्य को स्थापित किया नहीं, लेकिन मिलजुल करके बिजनेस व्यापार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार फ्रांस से जो पादरी वर्ग का लोग आए थे, पादरी कौंदरी, फ्रांस से जो पादरी वर्ग के लोग आए थे, ध्यान भटकेगा तो दुर्घटना हो जाएगा, इसलिए इधर फोकस कीजिए। पूरी कहानी किताब का बताएंगे। ये फ्रांस से जो पादरी वर्ग के लोग आए थे, पादरी वर्ग के लोग भी पहुंच गए कहां पर हो? वियतनाम में। वियतनाम में किस उद्देश्य से? पैसा कमाने के उद्देश्य से। लेकिन आप समझिएगा, फ्रांस से पहले भी यहां पर पुर्तगाल, डच, स्पेन, ये सब आया था। आज उसके बाद कौन आया? फ्रांस आया। यानी ये सब जो आया था, पुर्तगाल, डच और स्पेन वाला जो आया था, इसका एक ही उद्देश्य था कि सिर्फ हम पैसा कमा ले, अपना झोली भर ले और फिर हम अपने देश निकल जाए। यानी स्वदेशी बनकर के आया था, दूसरे देश में पैसा कमाया और फिर चल दिया। मात्र इसका एक ही उद्देश्य था। किसका प्यारे बच्चों? पुर्तगाल का, डच का और किसका? ये पुर्तगाल, डच और स्पेन वाले, पुर्तगाल, डच और स्पेन वाले पैसा कमा करके वहां से निकल पड़े। लेकिन फ्रांस जो बंडोलवा था ना, ये पक्का